हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी की जो सतह है इस सभी जगह पर एक समान नहीं है। कहीं कहीं पर पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कहीं पर छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं पर पठार देखने को मिलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर आपको गहरे गड्ढे या फिर समतल मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो स्थल रूप आप देख रहे हैं, ये स्थल रूप कैसे बने हैं, उनके बारे में बात की गई है कि पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं ये दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। इनमें पहली प्रक्रिया है आंतरिक प्रक्रिया या इंटरनल प्रोसेस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो गति है वो लगातार हो रही है, और इसकी वजह से बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह जो है कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर यह धंस जाती है। इसके अलावा कुछ बाह्य प्रक्रियाएं भी हैं, ये भी लगातार कार्य कर रही हैं। तो ये बाह्य प्रक्रियाएं भी स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है, और अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो सतह नीची हो जाती है वह निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से इसका निर्माण हो जाता है। अपर्दन में क्या है, अपर्दन में पृथ्वी का कोई जो भूभाग है वो घिस जाएगा या टूट जाएगा, और निक्षेपण के जरिए फिर से वहां पर अवसादों वगैरह का निक्षेपण हो जाएगा, तो फिर से उसका निर्माण भी हो जाएगा। और दोनों ही ये प्रक्रियाएं हैं, यानी अपर्दन और निक्षेपण की दोनों जो प्रक्रियाएं हैं ये बहते हुए जल के द्वारा, वायु के द्वारा और बर्फ के द्वारा होती हैं। तो यहां पर पृथ्वी के कुछ स्थल रूप हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं। देखिए, पर्वत में भी आपने पर्वत, इसके अलावा पहाड़ी का नाम भी सुना होगा। पर्वत तो आप जानते हैं कि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, जबकि पहाड़ियां जो होती हैं वो पर्वत की तुलना में कम ऊंची होती हैं। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, उसको पहाड़ी कहा जाता है। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसको पर्वत कहा जाता है। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर है ये छोटा होता है, ये शिखर यानी ऊपर का जो शिखर होता है छोटा होता है, और आधार ही है, आधार चौड़ा होता जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्वत जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई के होते हैं, और जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट भी आती जाती है। तो गिरावट आने की वजह से क्या होता है, जो पर्वतों के शिखर होते हैं ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, और इन बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। पर्वतों का जो धरातल है ये खड़ी ढाल वाला होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। इसी वजह से जो पर्वतीय भूमि होती है वो कृषि के योग्य नहीं होती है, और पर्वतों के एरिया में बहुत कम लोग निवास भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम सीधी चढ़ाई होती है, पूरा पथरीला मार्ग होता है, और समय समय पर यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। तो यहाँ पर जीवन इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसलिए पर्वतीय या पहाड़ी इलाके यहाँ पर होते हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। कुछ पर्वत समुद्र के भीतर भी हैं। देखिए, धरातल पर पर्वत पाए जाते हैं, इसके अलावा पर्वत जो है समुद्र के भीतर भी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी ऊंचा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो जो मोनोकी पर्वत है जो कि सागर के नीचे है, तो इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। पर्वत जो है जल संग्रहगार होते हैं। देखिए, पर्वत के ऊपर जो है बर्फ जमी रहती है, और पर्वत से बहुत सारी हिमानियां निकलती हैं। तो इन हिमानियों से जो गर्मी के सीजन में पानी टपकता है, उस पानी के टपकने की वजह से नदियां निकलती हैं, और वो नदियां जो है हमारे जो भी मैदान है, मैदानों में हमारी खेती के लिए या मानव जीवन के लिए उपयोगी जल उपलब्ध कराती हैं। तो बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियों में होता है या हिमानियों में होता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई में या फिर पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा पर्वतों में हमें नदी घाटियां, यानी पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उनसे घाटियां जो बनती हैं, नदी घाटियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ पर्वत जो नीचे हो जाते हैं, निचले हो जाते हैं, वहां पर लोग वेदिका बनाकर खेती भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेदिका बनाकर यहाँ पर वेदिका खेती की जा रही है। तो नदी घाटियां और यहाँ की जो वेदिकाएं हैं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो वेदिकाओं में जो है आपकी रोपड़ कृषि की जाती है, यानी चाय के बागान है, आपके कॉफी के बागान है, ये सब बागान यहाँ पे लगाए जाते हैं, इनकी खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वत जो है विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनके भी अच्छे खासे स्रोत होते हैं। पर्वतों में भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा जो जैव विविधता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर पर्वतीय श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया है। कई बार क्या होता है, कई बार केवल एक ही पहाड़ी की श्रृंखला होती है, और कई बार क्या है, कई बार पहाड़ी की एक से ज्यादा समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो बहुत से पर्वतीय तंत्रों में आपको देखने को मिलेगा
कि समानांतर श्रृंखलाओं का एक क्रम होता है जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैला होता है, जैसे कि हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है। तो ये तीनों श्रृंखलाएं जो हैं ये क्रम से एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय में आपको 4 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। एक तो पार हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय पड़ता है और सबसे निचली वो है शिवालिक। तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं का आपको क्रम यहाँ पर समानांतर में देखने को मिलेगा। पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है वलित पर्वत। देखिए यहाँ पर पर्वतों के निर्माण की बात नहीं बताई गई है, केवल नाम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पृथ्वी के भीतर प्लेटें विद्यमान हैं और पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो आंतरिक जो भी गति है उसके कारण लगातार गतिमान हैं। तो जब पृथ्वी की जो एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप उस प्लेट के टकराने से जो वहां पर जो भी अवसाद होते हैं उनमें वलन पड़ जाता है। तो ऐसे करके इस वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो हिमालय और आल्पस जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इनकी सतह बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है और शिखर एकदम शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली माउंटेन्स है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हालांकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा टूट फूट गई है, यानी अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये श्रृंखला काफी ज्यादा घिस गई है, तो ये बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। उत्तर अमेरिका के अबलेसियन और रूस के जो यूराल पर्वत हैं ये भी अब गोलाकार दिखाई देते हैं, यानी इनकी ऊंचाई भी कम हो गई है। ये भी जो है पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिमालय और जो आल्पस हैं ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं जो अरावली है या फिर अबलेसियन पर्वत है, यूराल पर्वत है, ये पुराने वलित पर्वत के उदाहरणों में आ जाते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर हिमालय, ये हिमालय पर्वत है। इधर आप देख पा रहे हैं अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी छोर पर यहां पर अबलेसियन पर्वत पड़ रहा है और यहां पर यूरोप में आप देख पा रहे हैं ये आल्पस पर्वत है। अगले प्रकार का पर्वत है भ्रंशोत पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन। देखिए जब धरातल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से ये विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई आपका धरातल है और धरातल का एक भाग जो है टूट गया और टूटने के बाद ये ऊर्ध्वाधर रूप से यानी ऊपर की तरफ ये विस्थापित होने लगा, तब यहाँ पर जो पर्वत बनेगा वो भ्रंशोत पर्वत कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर इस खंड में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर धरातल का एक भाग ऊपर उठ रहा है और एक भाग जो है नीचे की तरफ धंस रहा है। तो ऊपर उठा हुआ भाग जो उत्खंड भ्रंश कहलाता है और नीचे धंसा हुआ भाग जो है द्रोणिका भ्रंश कहलाता है। यूरोप की जो राइन घाटी है और जो वाजियस पर्वत है इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार का पर्वत आ जाता है, ये है ज्वालामुखी पर्वत, यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये पर्वत जो हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ये इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब आपका है पठार यानी प्लेटू। देखिए पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ सपाट भूमि वाला क्षेत्र जो है पठार कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं ये पठार वाला रीजन दिखाया गया है जो कि आसपास की भूमि से उठा हुआ क्षेत्र है। तो ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका जो ऊपरी भाग है ये मेज के समान सपाट होता है। देखिए पठार और पर्वत में अंतर इतना है, जैसे पठार तो क्या है ऊपर की ओर शंक्वाकार होता जाता है, ऊपर की ओर इसकी जो शिखर है ये पतला होता जाता है और आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऐसा नहीं है। पठार की जो भूमि होती है आसपास के क्षेत्र से ऊंची होती है। बस फर्क इतना है कि इसका जो ऊपरी वाला भाग जो होता है वो एकदम टेबल के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या फिर एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ये पठार का कोई एक किनारा हो सकता है या फिर एक से ज्यादा किनारा हो सकता है और इनके जो ढाल होते हैं, इनके जो क्लिफ्स हैं ये एकदम खड़े होते हैं। पठारों की अगर ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। जैसे तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई का जो माध्य है ये समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है ये भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। इसके अलावा केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार ये इसी प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। पठार की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि पठारों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी जो खनिज लवण हैं ये प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं और यही कारण है कि जो विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र हैं वो पठारी भागों में ही स्थित हैं। जैसे कि अफ्रीका का पठार, तो अफ्रीका पठार जो है ये सोना और हीरों के खनन के लिए फेमस है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है ये लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लावा पठार है, देखिए लावा पठार का मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी का लावा है उसके प्रभाव से जो पठार बनता है उसको लावा पठार कहा जाता है। तो भारत में जो दक्कन का पठार है ये वास्तव में एक लावा पठार है। तो लावा पठार वाला जो रीजन होता है वो
काली मिट्टी की इसमें प्रचुरता होती है और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। भारत में काली मिट्टी वाले रीजन में कपास की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इसके अलावा पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां जो है ऊंचाई से गिरती हैं, तो ऊंचाई से गिरने पर ये जलप्रपात बनाती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात। इसके अलावा कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर पड़ता है, ये इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जोग जलप्रपात को गेरुसोप्पे जलप्रपात या फिर जोगड़ागुंडी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो नदी भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर मैदान के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं और ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी ज्यादा समतल होते हैं, कुछ मैदान जो है उर्मिल का मतलब हल्का सा स्लोप वगैरह देखने को मिलेगा मैदान में, या फिर कुछ मैदान जो है तरंगित हो सकते हैं। तरंगित का मतलब इस तरह से उठे हुए, हल्के हल्के उठे हुए, तो तरंगित भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों या फिर उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। नदियां जो हैं पर्वतों के ढालों से निकलती हैं और पर्वतों के ढालों से निकलने पर ये अपने साथ बड़े बड़े पदार्थों का अपरदन भी करती हैं। इन अपरदित पदार्थों को ये अपने साथ प्रवाहित कर ले जाती हैं और आगे चलकर इन अपरदित पदार्थों को निक्षेपण कर देती हैं। ये नदियां अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को अपने साथ अपरदित करके लाती हैं और आगे चल के इनका घाटियों में निक्षेपण कर देती हैं और इन निक्षेपों से फिर मैदान का निर्माण होता है। देखिए मैदान जो है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियां जो हैं अपने साथ जो अवसादों का परिवहन करके आती हैं, बाद में निक्षेपित कर देती हैं। उनके निक्षेपण से मैदान काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनते हैं, यानी इन मैदानों में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और यही कारण है कि ये मैदान जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। एशिया में अगर बात करें तो एशिया में स्थित भारत और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ मैदान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैदानी इलाकों में घर बनाना आसान होता है, परिवहन के साधन भी आसानी से स्थापित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी जरूरी उपलब्ध संसाधन है वो भी आसानी से मिल जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी के अन्य स्थल रूपों की तुलना में मैदानी क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा सघन बसे हुए होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा आप लोगों से मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है वीडियो के साथ साथ जो इसके अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देख लिया कीजिए। देखिए अंत में मैं वीडियो के यहाँ पर उसका थंबनेल दे देता हूँ अभ्यास प्रश्नों वाले का, तो आप उस थंबनेल के जरिए उस वीडियो पर जा सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को लगाकर अपने ज्ञान को परख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितना सीखा है। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स को डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से परचेज कर सकते हैं। तो अब आप लोग नोट्स मत बनाइए, और जो भी आप नोट्स परचेज करेंगे वो लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको नोट्स के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी साथ में मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।